Hi everyone, welcome back to the channel. We are discussing December 2019 CSIR NET Life Science का paper. We are on part C and the question says bacterial infections are generally divided into two broad classes. जैसे कि हम जानते हैं intracellular and the extracellular bacterial infections. Given below are some of the properties which are applicable for the bacterial infections. तो हमें बताने कि कौन से statements ठीक है. So humoral immune response is the main protective response against the extracellular बैक्टीरिया, जो कि बिल्कुल सही है. एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया देखिए सेल बेस्ड जो इम्यूनिटी होती है वो होती है हमारे बैक्टीरिया विच इज़ इनसाइड द सेल. ह्यूमरल जो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो होता है फॉर द आउटसाइड द सेल, अगर कुछ हमारा पैथोजन आता है तो हमारी ए स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है. सेकेंड स्टेट, innate immunity is not effective against the intracellular bacterial pathogen. जो जैसा कि मैंने बताया वो बल्कि इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल पैथोजन के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है innate immunity जो होती है. तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया. सी स्टेटमेंट सेज बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन डू नॉट इंड्यूस एन innate इम्यून रिस्पॉन्स. कैसी बात है ये? बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन जो होते हैं वो पायरोजेनिक होते हैं नेचर, वो इंड्यूस करते हैं हमारा innate इम्यून रिस्पॉन्स. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो गया. डी स्टेटमेंट आप पढ़िए, इसके सारे आंसर्स आपको आ जाएंगे. इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जनरली इंड्यूस सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिजल्टिंग इन द सीक्रेशंस ऑफ द साइटोकाइन्स विच एक्टिवेट मैक्रोफेजेस. तो जो कि बिल्कुल सही है हमारा ये स्टेटमेंट. एंड ये इसमें पूरा ही हमें बता दें कि प्रोसीजर होता है क्या कि सेल बेस्ड इम्यूनिटी को. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये टेबल क्वेश्चन है जिसमें कॉलम ए से हमें मैच करना है कॉलम बी को. तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अगर इसमें आपको एक भी पता होता तो भी आप इसको सवाल को आसानी से निकाल लेंगे. तो जैसे इजी रहेगा इंसुलिन. जैसे इंसुलिन का आपको पता रहता है कि वो टायरोसिन एक्टिविटी, जो टायरोसिन काइनेज होता है उसकी एक्टिविटी को वो एक्टिवेट करता है, राइट. तो अगर ये भी पता होता तो वो भी हो जाता, इससे आपका आंसर निकल जाता. तो इंसुलिन जो है हमारा बाइंडिंग लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ द इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी. वेयर एज ग्लाइसिन क्या करते हैं? ग्लाइसिन हमारा करते हैं बाइंडिंग करता है रिसेप्टर से. बाइंडिंग करने के बाद उसका रिसेप्टर की शेप चेंज हो जाती है तो विच रिजल्ट्स इनटू द फ्लो ऑफ द स्पेसिफिक आयन. स्पेसिफिक आयन कौन सा होता है? जैसे क्लोरीन आयन हो गया, क्लोराइड आयन्स हो गया. क्लोराइड आयन्स का जैसे फ्लो होना स्टार्ट होता है तो डीपोलराइजेशन स्टेट से वो हाइपर पोलराइजेशन स्टेट पे चला जाता है. सो ग्लाइसिन रिजल्ट्स इन द बाइंडिंग चेंजेस ऑफ द कन्फर्मेशन ऑफ द रिसेप्टर सो दैट द स्पेसिफिक आयन्स फ्लो थ्रू इट. आयन्स कौन सी? क्लोराइड आयन्स. सो इसका ये वाला आंसर हो गया. देन कम्स इंटरफेरॉन. इंटरफेरॉन होता क्या है? इंटरफेरॉन्स होते हैं ग्रुप ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन्स होती है विच आर रिलीज बाय द होस्ट सेल्स इन रिस्पॉन्स टू द पर्टिकुलर सेवरल वायरसेस, राइट. तो इसमें क्या होता है कि बाइंडिंग कॉजेज द रिसेप्टर मोनोमर टू डाइमराइज. then dimeric receptor then interacts with activate one or more cytosolic tyrosine kinase protein kinase. ठीक है. एंड देन आता है हमारा सेरोटोनिन. सेरोटोनिन आपको जैसे पता है कि वो हैप्पी केमिकल होता है, राइट. उसके सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? दैट इज़ डी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं. एंड ये इन्वॉल्व होते हैं वेराइटी ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में, राइट. अब सेरोटोनिन का अगर आपको जी प्रोटीन अगर पता था कि ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं तो भी आप ये क्वेश्चन कर लेते. सो सेरोटोनिन इज द बाइंडिंग एक्टिवेट्स अ जी प्रोटीन विच एक्टिवेट्स और इनहिबिट एन एंजाइम that generates a specific second messengers and open ion channels. तो ये बिल्कुल सीधा सीधा था इस बार. सो अगर आपको पता होता है तो आप आंसर आसानी से. द नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा मैचिंग का है कि कॉलम ए से कॉलम बी को हमें मैच करना है. Cells are physically linked to one another and to extracellular matrix through their cytoskeleton and they impart strength and rigidity to the tissues and organ. Most of the animal cells have three types of the cytoskeleton filaments which are listed in the A block. ठीक है. The possible functions column B में है. तो जैसे कि अगर आप देखेंगे इसमें सबसे इजी है इसका एक्टिन फिलामेंट. जो हमने पढ़ा था एक्टिन फिलामेंट का, एक्टिन फिलामेंट एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है जो कि हमारी सेल शेप और लोकोमोशन जो मूवमेंट होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर, जो हमने पेपर में पहले भी पढ़ा है. लिस्टीरिया का क्वेश्चन आया था जिसमें हमारे एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट थे लिस्टीरिया में एंड वो वन सेल टू अनदर सेल ट्रांसपोर्ट भी हो रहा था. तो अगर इतना सा भी अगर आपको याद रहेगा कि पहले के क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया था तो आपको ये आसानी से निकल जाएगा कि एक्टिन फिलामेंट जो होता है हमारा सेल शेप बताता है एंड नेसेसरी फॉर द लोकोमोशन. ठीक है.
देन आता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल किस लिए होता है ये हमें पता है, ये हमारे सारी ऑर्गेनल्स जितने भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी पोजीशन को मेंटेन करके रखता है एंड प्रोवाइड्स दी इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो जैसे सेल डिवीजन में होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का यूज़, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का हो गया। देन थर्ड आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये हमें पता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को, लाइक कैरेटिन हो गया, लेमिनिन हो गया, हमारी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है सेल को। तो ये हो गया, इसकी वजह से आंसर जो हुआ ए का 1, ए का सी का 1 हो गया, बी का 2nd हो गया एंड ए का 3rd हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, acetylcholine is an potent neurotransmitter which released from the neuron. After release, they diffuse across the synaptic cleft and combine with the nicotinic acetylcholine receptor molecule in the membrane of the postsynaptic cell. The interaction of the acetylcholine with the nicotine acetylcholine receptor produces large transient increase in the permeability of the membrane to specialized ion, resulting in a signal transaction for the nerve impulse. ये लाइन जो थी ना बहुत इंपॉर्टेंट थी, इन्होंने ही सब बता दिया है इसमें ही। सो आयंस का बताया हुआ है। एसिडोकोलाइन रिसेप्टर इज़ा हमें बताना है कैसे टाइप का होता है। तो हमें ये पता है एसिडोकोलाइन रिसेप्टर जो होता है, ये रिसेप्टर हो गया, राइट। अब जैसे ही इसमें हमारा एसिडोकोलिन यहाँ पे बाइंड करता है, एसिडोकोलिन यहाँ पे बाइंड करता है, ठीक है, वैसे ही क्या होता है हमारा इसका गेट जो होता है वो ओपन अप हो जाता है एंड यहाँ पे इनफ्लो होता है हमारा सोडियम आयंस का। याद रखिएगा सोडियम आयंस का हमारा इनफ्लो होता है इसमें, तो जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो होता है वो हमारा डीपोलराइज्ड हो जाता है। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, वो बाइंड करते हैं एसिडोकोलिन से, और जैसे ही एसिडोकोलिन बाइंड करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, इट रिजल्ट्स इन द लार्ज ट्रांजिट और इंक्रीज इन द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन टू द स्पेशलाइज्ड आयन। स्पेशलाइज्ड आयन कौन से होते हैं? सोडियम आयन्स होते हैं, विच रिजल्ट्स इन द डीपोलराइजेशन एंड वो नर्व इम्पल्स करते हैं। तो कौन सा हो गया? तो देखेंगे आप, लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल, हमारा कैटायन हो गया ये। तो आंसर इज फर्स्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी आ चुका है नेट में एंड ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा बस पेशेंस चाहिए इसको रीड करने के लिए, इसको समझने के लिए। एक बार अगर समझ में आ जाता है, बहुत छोटा सा लॉजिक है इसमें, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। मैं बताती हूँ। स्ट्रेन ए माइस वो क्रॉस्ड विद द स्ट्रेन बी माइस, ठीक है। ए को क्रॉस किया बी से, ए बी सेल बना हमारा, ए बी माइस बना, ठीक है। F1 जनरेशन हो गई वर ऑप्टेन, ठीक है, ये हमारी F1 जनरेशन हो गई। साइंटिस्ट देन इम्प्लांटेड थाइमेक्टोमाइज्ड। थाइमेक्टोमाइज क्या होता है कि हमारा थाइमस जो है उसका ए बी का उन्होंने निकाल लिया, सो दे आर विदाउट थाइमस, एंड उसमें उन्होंने क्या किया, बी टाइप थाइमस को डाल दिया। तो अब ए बी F1 जो जनरेशन है इसमें हमारे पास है बी टाइप का थाइमस, ए टाइप का थाइमस नहीं है, ठीक है। अब इसमें थाइमस में आपको पता है कि क्या होता है, यहाँ पे होता है पॉजिटिव सिलेक्शन होता है थाइमस में, नेगेटिव सिलेक्शन होता है थाइमस में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एमएचसी थाइमस में क्या होता है कि जो एमएचसी होते हैं, राइट, एमएचसी जो मॉलिक्यूल होते हैं, तो जिसका थाइमस होगा वही वाले एमएचसीज आएंगे, राइट। हमारा बी का थाइमस है तो एमएचसी जो होंगे वो बी टाइप सेल के एमएचसीज होंगे, राइट। तो उसमें जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होंगे वो हमारे एमएचसी को रिकॉग्नाइज करेंगे जब पैथोजन बाइंड करेगा, एंड वही एमएचसी को रिकॉग्नाइज करेंगे जिसका थाइमस से लिया गया है। तो जैसे बी सेल्स का, ठीक है, बी टाइप का, बी स्ट्रेन का, ठीक है। अब क्या किया गया है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि थाइमस जो है पॉजिटिव नेगेटिव सिलेक्शन करेगा, एमएचसी जो सेल्स होंगे उसमें वो उसी को रिकॉग्नाइज करेंगे जहाँ से लिया गया है, जो बी टाइप माउस से लिया गया है, स्ट्रेन से। साइटोटॉक्सिक सेल्स जो होंगे वो पैथोजन को तभी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे जब वो एमएचसी पे होंगे, एंड किसके एमएचसी पे है, जो बी टाइप के थाइमस पे है। Then the chimeric mice were infected with the LCMV and the spleen T cells were then tested for the ability to kill LCMV infected target। अब क्या हुआ, एक chimeric mouse लिया है उन्होंने, एक infected लिया है, ठीक है। अब उसमें से हमें पता करना है कि जो LCMV infected target cells हैं वो कौन से
वो कौन से सेल्स को किल करेंगे, स्ट्रेन ए को किल करेंगे या स्ट्रेन बी को किल करेंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको एक लॉजिक बता दिया है, ठीक है। सो LCMV जो होगा हमारा, LCMV जो होगा राइट, यहाँ पे हमारे MHC सेल्स होंगे, यहाँ पे पैथोजन होगा, ठीक है। स्ट्रेन ए को डाला, स्ट्रेन बी को डाला, ठीक है। अब T सेल्स जो होंगे हमारे वो रिकग्नाइज़ करेंगे यहाँ पे पैथोजन को, तो T सेल्स क्या होंगे, वो हमारे चेंज होंगे CTL सेल्स में, एंड CTL सेल्स देन हमारे जाके क्या करेंगे, स्ट्रेन बी को किल कर देंगे क्योंकि वो उनको रिकग्नाइज़ करते हैं। एंड स्ट्रेन ए को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि थाइमस उधर से है ही नहीं। सो क्या होगा, ओनली जो स्ट्रेन बी के सेल्स हैं वो किल्ड हो जाएंगे, बाकी स्ट्रेन ए जो है वो बच जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोसोफिला का क्वेश्चन है। द एंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ द ड्रोसोफिला इज डिफाइंड बाय द विंगलेस एंड द एंक्रेल जीन। ये आपको पता है कि विंगलेस और एंक्रेल जीन्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। एक साइड पे एंटीरियर की साइड पे हमारा हेजहॉग प्रोटीन होता है एंड एंग्रेल्ड जीन होता है जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन होकर हेजहॉग प्रोटीन बनता है, एंड पोस्टीरियर साइड होता है हमारा विंगलेस प्रोटीन होता है, right? So the following statements are given towards the explaining their regulation. So wingless is a secretory factor, बिल्कुल सही है। wingless जो है हमारा secretory factor है, तो ये फैक्टर हमारा रिलीज़ होता है, बगल में सेल्स होते हैं, फ्रिजल्ड सेल्स उनसे बाइंड करता है एंड देन पूरा प्रोसीजर होता है। तो ये हमारा secretory factor है, ठीक है। देन सेकेंड इज एंग्रेल इज द सीक्रेटरी फैक्टर एंड फॉर्म्स अ लॉन्ग रेंज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। नो, एंग्रेल हमारा सीक्रेटरी फैक्टर नहीं है। एंग्रेल हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है एंड देन इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द हेजहॉग प्रोटीन। वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है, ना कि एनग्रेल्ड बनाता है। एनग्रेल्ड हमारा सिर्फ एक ट्रांसक्रिप्शन मॉलिक्यूल है। देन थर्ड इज एनग्रेल्ड रेगुलेट्स विंगलेस थ्रू हेजहॉग विच फॉर्म्स अ शॉर्ट रेंज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बिल्कुल सही है। तो क्या होता है, एनग्रेल्ड से हमारा एनग्रेल्ड ट्रांसक्राइब्ड होता है, हेजहॉग बनता है, हेजहॉग प्रोटीन हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है एंड देन हमारा विंगलेस प्रोटीन बनता है। विंगलेस प्रोटीन हमारा फ्रिजल सेल से बाइंड करता है एंड देन वो जीन्स अर्माडोडाइल होती है, अंदर वो होमोलॉग होती है बीटा कैटेनिन के, वो हमारा देन ट्रांसक्रिप्शन वो जीन को एक्टिवेट करती है, एनग्रेल्ड जीन देन हमारा ट्रांसक्राइब्ड होकर हेजहॉग प्रोटीन बनाता है। तो इट्स अ फुल कंप्लीट प्रोसीजर है जिससे हमारे दोनों प्रोटीन्स बनते हैं। देन डी स्टेटमेंट सेज बीटा कैटेनिन होमोलॉग इज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। बीटा कैटेनिन किसका होमोलॉग है, अर्माडिलो जीन का प्रोटीन होमोलॉग है, विच इज प्रेजेंट अपस्ट्रीम ऑफ द एनग्रेल्ड विच गेट्स क्लीव्ड बाय GSK होमोलॉग। बिल्कुल सही है। हमारे एनग्रेल्ड जो जीन है जो ट्रांसक्राइब होती है हेजहॉग में, उसके अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होता है बीटा कैटेनिन का होमोलॉग विच इज़ नोन एज अर्माडिलो। Then E statement says cubitus interruptus is an intracellular signaling molecule in the engrailed expressing cells. Engrailed के expressing cells में नहीं होता बल्कि ये होता है हमारा wingless expressing cells में होता है। हमारा cubitus interruptus जो होता है हमारा wingless प्रोटीन को जनरेट करता है। तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट हमारा जो है रॉन्ग हो गया एंड करेक्ट स्टेटमेंट होगा ACD। So fourth. Next question. Following statements are being made regarding specification determination during the animal development. तो पहला statement says during the course of the commitment the cell may not appear different from the nearest or the most distant neighbors in the embryo and show no visible sign of the differentiation but its development fate इज़ रिस्ट्रिक्टेड। बिल्कुल सही है। तो पहले कमिटमेंट होता है, फिर हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है एंड एक बार डिफ्रेंसिएशन पे पहुंच गया तो उसका फेट जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसमें फिर हमारे कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट से एट द स्टेज ऑफ द स्पेसिफिकेशन सेल कमिटमेंट इज़ नॉट लाइबल। नो, बल्कि जैसे मैंने अभी आपको बताया नॉट लाइबल का मतलब है कि कोई चेंजेस नहीं किए जाते, बल्कि कमिटमेंट में हमारे चेंजेस किए जा सकते हैं और बट एक बार हमारा वो डिफ्रेंसिएशन पे पहुंच जाए तो उसमें हमारा कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते, वो हमारा नॉट लाइबल है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। देन सी स्टेटमेंट सेज अ सेल और टिश्यूज़
is determined when it is capable of differentiating autonomously even when it's placed into the another region of the embryo or cluster of differentially specified cell in a petri dish. ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है कि वो डिटरमाइंड जो होता है पहले डिफरेंशिएट ऑटोनोमसली कर लेता है, एक बार डिटरमाइंड हो गया तो, अगर एक बार डिटरमाइंड हो गया तो वो डिफरेंशिएट ऑटोनोमसली करता रहेगा, उसका फेट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, उसको पता है कि वो कहाँ जाने वाला है, वो दैट इज़ नॉट लाइबल, तो ये आराम से हो जाएगा. देन डी स्टेटमेंट सेज साइटोस्केलेटन arrangements maintain positioning of the nuclei in the syncytium which enables the specification of these nuclei by opposing morphogen gradient namely bichord and the claudal in the drosophila. ये तो हमने पढ़ा ही है. Then E statement says capacity for the mosaic development allow the cells to the acquire different function as a result of the interaction with the neighboring cell. mosaic development नहीं होता बल्कि regulatory development होता है हमारा इसमें, ये हमारा गलत है, रेगुलेटेड डेवलपमेंट होता है. देन हमारे ये स्टेटमेंट जो है ए सी डी आदि करेक्ट ऑप्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मॉर्फोजन कैन डिटरमाइन द फेट ऑफ अ सेल बाय इट्स कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, गिवन बिलो आर द सम स्टेटमेंट्स ऑन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म टू स्टडी द ग्रेडियंट डिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ द मॉर्फोजन. Activin on the cell fate by placing activin secreting beads on the unspecified cells from an early xenopus embryo. तो एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो बता देती हूँ. तो इन्होंने एक बीड रखी है, राइट, एक्टिविन सीक्रेटिंग बीड है, तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्वेश्चन है. तो क्या होता है यहाँ पे जब हमने एक बीड रख दी, एक्टिविन सीक्रेटिंग बीड रखी है, जब बीड रखते हैं तो यहाँ पे आसपास जो होगा इसका एरिया, वहाँ पे हमारी एक्टिविन का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो बहुत होगा. एंड देन हमारा चलते चलते विद द जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा वहाँ पे हमारी ये एक्टिविन की कॉन्सेंट्रेशन हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी, और एक एरिया ऐसा आएगा वहाँ पे एक्टिविन प्रेजेंट ही नहीं होगा. तो एक एरिया ये हो गया, एक हो गया हमारा इंटरमीडिएट एरिया, एक हो गया हमारा जहाँ पे एक्टिविन है ही नहीं. तो यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविन होगा वहाँ पे हमारी जीन जो एक्सप्रेस होती है दैट इज़ नोन एज गूस-कॉइड जीन. ठीक है, एंड जहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट एरिया है वहाँ पे जो जीन कहलाती है दैट इज़ नोन एज, जो रिलीज होती है दैट इज़ एक्सब्रा जीन. ठीक है, एंड जहाँ पे हमारा कुछ भी एक्टिविन कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, यहाँ पे जहाँ पे है ही नहीं वहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं और हार्ट, जो मतलब ये अभी आपको स्टेटमेंट बताते हैं. ठीक है, तो हम जैसे कि आप पहला स्टेटमेंट पढ़िए, तो बीच विदाउट एक्टिविन डिड नॉट एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन ऑफ आइदर ज़ेब्रा और गूसॉइड. यहाँ पे देखेंगे तो बीच विदाउट एक्टिविन, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, ना ज़ेब्रा का ना ही गूसकॉइड का. तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया. Second statement says cells nearest to the beads getting highest concentration of the activin induce goosecoid gene whose product is a transcription factor specify the frog dorsal motor structure. यहाँ पे आप देखेंगे तो goosecoid जीन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंड्यूस होगी क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिविन है. Then C statement says cell nearest to the beads getting highest concentration of the activin induce zebra gene, जो कि wrong है. Cell farthest from the bead getting negligible activin activates zebra gene and becomes blood vessels and the heart, जो कि हमारा wrong है. हमारा यहाँ पे जो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड अबाउट द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द चिक डेवलपमेंट. तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, द फर्टिलाइज्ड चिक एग अंडरगो डिस्कोडियल. डिस्कोडियल कौन सा होता है, फ्लैट या फ्लैट सर्कुलर शेप को डिस्कोडियल बोलते हैं. मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, हाउएवर द क्लीवेज डज नॉट एक्सटेंड इनटू द योक साइटोप्लाज्म. ये हमें पता है कि क्लीवेज जो है वो योक में हम लोग का पेनिट्रेट नहीं करता है, इसलिए उसको डिस्कोडियल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं. ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है. B statement says development of the primary hypoblast is mediated by the localized migration of a group of the highly specified and connected cluster of 30 to 40 सेल. ये स्टेटमेंट सही है, बट हमारे 30 to 40 सेल्स की जगह यहाँ पे 5 to 20 सेल्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया सेल्स की वजह से. Then third statement says by the stage 8 of chick embryogenesis, a little prior to primitive streak formation, the formation of the hypoblast is just complete. बिल्कुल सही है. Then third says, then D statement says Hansen's note. Hansen's note क्या होता है कि enlarged group of cells होता है जो located होता है हमारे anterior portion में of developing gastrula. ठीक है, कैसा सा होता है ये,
एंटीरियर पोर्शन की साइड होता है, यहाँ पे ये सेल का क्लस्टर होता है एंड यहाँ पे ये प्रिमिटिव स्ट्रीक होता है, ठीक है। तो हैंसन नोड जो होता है हमारा सिग्निफाइज द रीजन ऑफ द एंटीरियर एंड ऑफ द प्रिमिटिव थिकनिंग ऑफ द सेल, यहाँ पे थिकनिंग होती है, राइट। इनिबिशन ऑफ द WNT planar cells polarity pathway in the epiblast causes the mesoderm and endoderm to form centrally instead of periphery। देखिए WNT जो होता है प्लेनर सेल्स, वो स्टेटमेंट अगर ठीक होता causes mesoderm and endoderm to form centrally instead of periphery, अगर ये नॉर्मली चल रहा होता, बट अब इनिबिशन हुआ है तो हमारा पहले पेरिफेरी होता है एंड देन हमारा सेंट्रली होता है, ये हमारा वाइस वर्सा हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारा जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे A, C एंड D आर करेक्ट।